हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो 15th क्लास अगले 10 क्वेश्चन आज कवर करेंगे विद कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को कवर करने की ट्राई कर रहे हैं। पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं। मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ता है कि क्या क्या कवर कर रहे हैं, बिकॉज हर लेक्चर में ये चीज थोड़ी सी रिपीट करनी पड़ती है कि कोई स्टूडेंट अगर नया भी देख रहा है तो उसको समझ आ जाए। एसएसबी पीजीटी ओडिशा के लिए पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये नेट के लिए भी उतने ही बेनिफिशियल है। तो जहां पर भी आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है, चाहे वो किसी स्टेट का हो या फिर किस नेट का पेपर हो, सबके लिए ये पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको देखिए सब लोग, ठीक है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिए एक बार वीडियो को रोक के, ओके। तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप स्लो लर्नर है तो थोड़ा सा आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं और बाद में स्पीड को हाई भी कर सकते हैं, जिसको हाई करनी हो तो वो स्पीड आप खुद मेंटेन कर सकते हैं। इतने मतलब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यूट्यूब में स्पीड मेंटेन हो जाती है, ठीक है जी। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट आर द 3 डायमेंशंस ऑफ गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। तो लास्ट में हमारा 140th क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, अगर आपको याद हो तो, कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट में कितने कंपोनेंट्स हैं। हमने बोला था 180 कंपोनेंट्स हैं टोटल। सो उस टाइम पे भी मैंने उन 3 कंपोनेंट्स के नाम बताए थे, जिनके अंदर फर्दर सब कंपोनेंट्स मिला के 5 into 6 into 6 करके वो क्या आ जाता है, हमारा 180 आंसर आता है, ओके। तो 3 डायमेंशंस पूछे हैं, ऑपरेशंस, कंटेंट, प्रोडक्ट्स, कंटेंट, ऑपरेशन, इवैल्यूएशन। तो देखिए इवैल्यूएशन तो बिल्कुल भी नहीं था कहीं पर भी, तो ये सी वाला और बी वाला तो कट आउट हो गया और प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं दे रखा। तो हमारे ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट, ये 3 जो है वो कंपोनेंट्स किसके हैं, गिलफर्ड मॉडल के हैं। और इन्हीं में से एक में जाके इनके जो सब कंपोनेंट्स हैं वो भी आप याद कर लीजिए, बिकॉज आजकल कुछ भी भरोसा नहीं, कितना भी डीप में पूछ सकते हैं। तो इनके सब कंपोनेंट्स जो हैं, जो मैं बोल रही हूँ ना 5 6 ऐसे हैं कि एक के 5 हैं, एक के 6 हैं और एक के 6 हैं। सो वो जो सब कंपोनेंट्स हैं उनमें से ही एक का आंसर सिमेंटिक है। जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि सिमेंटिक कौन से जो है मॉडल में आता है, तो वो ये जो गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है, वहां पे आपको एक कंपोनेंट सिमेंटिक देखने को मिलेगा, सब कंपोनेंट एक्चुअली, ठीक है। Which one of the following theories of learning emphasizes on reward and punishment? So reward and punishment पे कौन फोकस करता है? So देखिए डॉग को तो हमने पनिशमेंट नहीं दी थी, हमने सिर्फ उसके सामने कंडीशनिंग की थी उसकी, लेकिन हम क्लासिकल की बजाय ऑपरेंट कंडीशनिंग में करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट, वो चूहा जब जा रहा होता है और उसको करंट लगता है बार बार, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने स्किनर ने जो बीएफ स्किनर का एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की थी, रेनफोर्समेंट की बात की थी, पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट की बात की थी, राइट। सो वो इससे रिलेटेड रहेगा, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इसका आंसर होना चाहिए। Who has proposed chaining as a learning method? तो चेनिंग का मेथड पूछा है, किसमें दिया, तो चेनिंग का मेथड पैवलोव, स्किनर, ब्लूम या गाइने। तो गाइने ने दिया है जी। गाइने की थियरी डिटेल में करवा रखी है, मेक श्योर आप उसको करके जाएं। एटलीस्ट जो फैक्चुअल पोर्शन है वो आपका गलत ना हो, क्योंकि वो सारा का सारा मैंने आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 144th क्वेश्चन, गाइने की, देखिए गाइने की थियरी से फिर से पूछ लिया। सो गाइने 2018 में गाइने और गिलफर्ड से बहुत क्वेश्चंस है कंपैरेटिवली, ओके। सो आपको फैक्चुअल पोर्शन और कॉन्सेप्चुअल दोनों को लेके चलना पड़ेगा, दोनों पढ़ने पड़ेंगे। सो गाइने का जो हायरार्की है थियरी या हायरार्किकल मॉडल है लर्निंग का, उसमें टॉप जो 4 हाईएस्ट 4 है ना, हमने ऐसे पढ़ा था वो मॉडल इस तरीके से कि यहाँ पे स्टेप्स से बना के मैंने आपको दिखाया हुआ है। सो वो मॉडल हमने जो पढ़ा था उसमें टॉप 4 पूछे हैं, हाईएस्ट 4। हाईएस्ट 4 मतलब अगर आप देखेंगे तो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, रूल लर्निंग, तो वो हायरार्की वाइज देखना है हमें नीचे से ऊपर तक, ठीक है। तो नीचे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो लोवेस्ट 4th है, देन रूल कॉन्सेप्टिंग है या रूल लर्निंग है या कॉन्सेप्ट लर्निंग है, ओके। तो ये डिस्क्रिमिनेशन वाला तो हमें पता है, देन कॉन्सेप्ट है, देन रूल है एंड देन प्रॉब्लम है। तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। ये था वो मॉडल, ये देखिए एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे गाइने लिखना था भाई, रह गया होगा, ठीक है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉप 4 पूछे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, कॉन्सेप्ट और डिस्क्रिमिनेशन। अब अगर ये हायरार्की में दे रखी है, तो वो हायरार्की आपको देखनी है, तो वो हायरार्की फिट यही बैठती है कि पहले डिस्क्रिमिनेशन, देन कॉन्सेप्ट, देन रूल एंड देन प्रॉब्लम। सो ये 8 स्टेप्स जो है वो आपको याद होने चाहिए। 8 स्टेप मॉडल एक तरीके से ये गाइने का है।
अकॉर्डिंग टू साइकोएनालिटिक थियरी विच इज द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा ये ईगो सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ओके, तो साइकोलॉजिस्ट का नाम बताइएगा और उनका अनकॉन्शियस पार्ट पूछा है हमसे। अनकॉन्शियस पार्ट कौन सा हो जाएगा? ईद हो जाएगा, जो मैंने आपको करवा भी रखा है, बट साइंटिस्ट नहीं, साइकोलॉजिस्ट। मैं देख रही थी कहीं मैंने नाम लिख भी ना दिया हो और मैं आपसे पूछ भी रही हूँ, तो आपको साइकोलॉजिस्ट का नाम बताना है। ईद जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल है और सुपर ईगो मोरालिटी और आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल है। ईद जो है वो कंप्लीटली मोरल ए मोरल होता है, ठीक है, और अनकॉन्शियस होता है टोटली। या ईगो जो है वो पार्टली कॉन्शियस रहेगा और सुपर ईगो जो है वो कंप्लीटली कॉन्शियस रहेगा। तो ये कुछ एक चीजें आपको पता होनी चाहिए। Which of the following is not the function of education in cultural perspective? फंक्शन नहीं है पूछा है हमसे। हमने जब कल्चरल पर्सपेक्टिव पढ़ा था तो हम बोल रहे थे कि एजुकेशन का काम है कंजर्व करना कल्चर को, ट्रांसमिट करना, प्रोग्रेशन देखना उसका। बट सेक्युलरिज्म जो है, जिसका मतलब क्या रहेगा कि प्राइवेट रहना और बाकी लोगों से दूर रहना, सोशलाइजेशन ना होना। बट कल्चर में तो सोशलाइजेशन होगी, राइट? कल्चर को तो हम स्प्रेड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये फंक्शन जो है वो एजुकेशन का नहीं होगा जब हम कल्चर की बात करते हैं। ओके, Why should teachers have understanding of culture? तो टीचर्स को कल्चर की अंडरस्टैंडिंग क्यों होनी चाहिए? एजुकेशन जो है वो प्रोसेस है अकल्चरेशन का, एजुकेशन एक प्रोसेस है सेंस्क्रिटाइजेशन का या फिर कल्चर ट्रांसमिशन का और कल्चर डिस्टिंक्शन का। कल्चर ट्रांसमिट करते हैं हम मेजरली। कल्चर ट्रांसमिट हम कर पाएंगे क्योंकि तभी तो, अगर आपको पता होंगी चीजें, आपको कल्चर के बारे में पता होगा, तभी तो आप ट्रांसमिट कर पाएंगे। एजुकेशन जो है ये वाला ऑप्शन बेटर है, बेटर ऑप्शन लग रहा है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, यानी जो भी कल्चरल वैल्यूज हैं, बिलीफ्स हैं, वो ट्रांसमिट करने का काम भी एजुकेशन ही करता है। ओके, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग? ये भी करवा रखा है मैंने आपको जब क्लासेस ली थी आप लोगों की। आंसर आप लोग बताइएगा कौन सा रहेगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए या देख लीजिए कितने क्वेश्चंस आपके 10 में से ठीक होते हैं जब मैं हर क्लास लेती हूँ। ओके, आंसर रहेगा जी विलियम एफ ऑकबर्न, ये इनका नाम है। कल्चरल लैग से रिलेटेड इनका नाम याद रखिएगा। Which of the following is an element of democratic education? तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन मतलब जहां पे होता है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही सोच के चल लीजिए। डेमोक्रेटिक एजुकेशन में सबकी बात सुनी जाती है। ओके, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, रेसिज्म या सेक्युलरिज्म? कौन सा एलिमेंट है? सेक्युलरिज्म जो है वो हमारा डेमोक्रेटिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट होता है। रीजनलिज्म मतलब रीजन के बेसिस पे कुछ ना कुछ भेदभाव या बायसनेस। कम्युनलिज्म मतलब उसके बेसिस पे जो ये होता है ना, कम्युनल राइट्स भी हो जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बोले रिलीजन के बेसिस पे एक तरीके से हो सकता है ये, और या फिर रेस के बेसिस पे आप बायसनेस कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म होता है कि सबको बराबर अहमियत देना, जितने भी धर्म हैं सबको बराबर आप जो है क्या करेंगे, वो नहीं होगा कि आप बायस हैं कि हिंदू या मुस्लिम किसी पर्टिकुलर या क्रिश्चियन की तरफ। सेक्युलरिज्म में हम सभी धर्मों की, हम कोई पर्टिकुलर धर्म भी नहीं मानते, लेकिन हम सभी धर्म जो है उनकी इज्जत करते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं और उनको प्रोपिगेट करते हैं। ओके, सेक्युलरिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक एजुकेशन का, या डेमोक्रेटिक अगर गवर्नमेंट भी पूछा जाए, डेमोक्रेटिक नेशन पूछा जाए, तब भी सेक्युलरिज्म, भाईचारा बढ़ाना, फ्रेटर्निटी जो हम प्रीएम्बल में पढ़ते हैं ना, हमारी एनसीईआरटीज के आगे मेंशन होता था। उसके वो जो है वो वर्ड रहेगा हमेशा डेमोक्रेसी के साथ। Who said personality is meaningless term apart from social environment? Personality जो है वो meaningless है अगर हम social environment से हटा के उसको देखें। तो ये term किसने बोली है? तो ये रोस ने बोली है जी term। तो रोस ने बोला कि individuality is no well value and personality is meaningless जब हम social environment से उसको connect करके देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि एटलीस्ट जो स्टेटमेंट्स या जो फैक्चुअल क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो अगर आ जाए गलती से भी तो वो आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।